नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के सभी सेब बागवानों का स्वागत है। देखिए, सेब उगाना कोई आसान काम नहीं है और ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती। आज हम एक ऐसे दुश्मन की बात करेंगे जो दिखता तो नहीं लेकिन फसल का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माइट की। ये मामला सिर्फ स्प्रे करने का नहीं है बल्कि पूरे साल की एक स्मार्ट रणनीति का है। तो चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं कि इस मुश्किल से 2 कदम आगे कैसे रहा जाए और अपनी मेहनत को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए। जरा एक पल के लिए सोचिए, सेब के बाग में वो कौन सा छिपा हुआ खतरा है जो बिल्कुल चुपचाप बिना कोई शोर किए अपना काम करता रहता है और फसल को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ना ही कोई बड़ा कीड़ा। ये कुछ बहुत ही छोटा है और इसीलिए कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये है माइट। ये इतने छोटे होते हैं कि अक्सर तब तक नजर ही नहीं आते जब तक कि नुकसान साफ साफ दिखने ना लग जाए। इन्हें अपने पेड़ों के लिए छोटे छोटे वैम्पायर ही समझिए। ये पत्तियों के नीचे छिपकर पौधे का सारा जीवन रस चूसते रहते हैं और पेड़ को अंदर से कमजोर बना देते हैं। हिमाचल के बागों में ज्यादातर हमारा सामना इन 3 मुख्य दुश्मनों से होता है: यूरोपियन रेड माइट, 2 स्पॉटेड स्पाइडर माइट और कुछ इलाकों में ब्राउन माइट भी। देखिए, अपने दुश्मन को पहचानना आधी जंग जीतने के बराबर है। और हां, यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे कई बागवान नजरअंदाज कर देते हैं। माइट का नुकसान सिर्फ इसी साल की फसल तक नहीं रुकता। आपको पीली पत्तियां दिखेंगी, फल छोटे और कम मीठे लगेंगे, ये तो है ही, लेकिन असली खतरा ये है कि ये छोटे जीव अगले साल की फसल पर भी हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये फूलों की कलियों को ही कमजोर कर देते हैं। मतलब ये एक ऐसी समस्या है जिसे अगर समय पर नहीं संभाला तो ये साल दर साल बढ़ती ही जाएगी। तो सवाल उठता है, इसका प्रबंधन करें कैसे? देखिए, इसकी रणनीति तब शुरू होती है जब पेड़ बिल्कुल खाली होते हैं, यानी सर्दियों के मौसम में। जनवरी से मार्च का जो समय है वो सिर्फ आराम करने का नहीं बल्कि आने वाले सफल सीजन की नींव रखने का है। इस दौरान हमें किसी माइट नाशक की जरूरत नहीं है। ये सब बचाव के बारे में है। सोचिए, बाग की अच्छी साफ सफाई माइट के छिपने की जगह ही खत्म कर देती है। संतुलित खाद पेड़ों को अंदर से मजबूत बनाती है ताकि वो लड़ सकें। और अगर पिछला साल ज्यादा मुश्किल था तो फरवरी में डॉर्मेंट ऑयल का एक स्प्रे, ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो माइट के अंडों को पनपने से पहले ही खत्म कर देता है। इनमें से हर एक कदम आपको आगे आने वाली बड़ी परेशानियों से बचाएगा। अच्छा, अब आते हैं बाहर के मौसम में। जैसे जैसे मौसम गर्म होता है, माइट्स भी अपनी सर्दियों की नींद से जाग जाते हैं। अप्रैल और मई के महीने सबसे ज्यादा सतर्क रहने और पहली प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहने के महीने हैं। इस स्टेज पर हमारा सबसे अच्छा औजार है हमारी अपनी आंखें। इसे एक आदत बना लीजिए। हफ्ते में 1 या 2 बार अपने बाग में टहलें, कुछ पत्तियों को यूं ही उठाकर पलटें और उनकी निचली सतहों को ध्यान से जांचें। याद रखिए, समस्या को फैलने से पहले ही पकड़ लेना सबसे स्मार्ट और सबसे किफायती तरीका है। अगर आपको प्रकोप के शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तो सीधे तेज केमिकल की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। पहले जैविक तरीकों से शुरुआत करें। नीम का तेल या घुलनशील सल्फर इस लेवल पर बहुत असरदार हो सकते हैं। बस सल्फर के लिए एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखें। इसे कभी भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर स्प्रे ना करें, वरना आप पत्तियों को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा देंगे। और अब हम लड़ाई के बिल्कुल केंद्र में आ गए हैं। जून से अगस्त वो निर्णायक महीने हैं जब माइट की आबादी एकदम से विस्फोट कर सकती है और हमें भी बिल्कुल निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है। यहीं पर सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जैविक नियंत्रण, जो हमारे मित्र कीटों की भी रक्षा करता है, वो हमारी पहली डिफेंस लाइन है हल्के प्रकोप के लिए। रासायनिक नियंत्रण को अपना आखिरी उपाय समझें, वो भारी हथियार जिसका इस्तेमाल तभी करना है जब दुश्मन हमारी शुरुआती सुरक्षा को पार कर चुका हो। तो फिर वो खतरनाक स्तर क्या है? इसका एक बहुत आसान नियम है। अगर आप अपने बाग में 10 पत्तियां देखते हैं और उनमें से 4 या 5 पर आपको माइट नजर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अब रासायनिक स्प्रे का समय आ गया है। इसी को इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या ETL कहते हैं। जब रासायनिक स्प्रे करना जरूरी हो जाए तो हमारे पास कई विकल्प होते हैं, लेकिन यहां चालाकी से चुनाव करना है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको एक बड़ी आबादी को तेजी से खत्म करना है तो प्रॉपर जेट एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आपको अंडे और वयस्क दोनों दिख रहे हैं तो फेनाजा क्वीन बेहतर है, क्योंकि ये दोनों स्टेज पर काम करता है।
और अगर लंबे समय तक नियंत्रण चाहिए तो स्पाइरोडिक्लोफोन पर विचार कर सकते हैं। रणनीति सिर्फ स्प्रे करना नहीं है, बल्कि सही काम के लिए सही औजार चुनना है। और अब आती है सबसे जरूरी सलाह। अगर आप बार बार एक ही केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो ये माइट को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देने जैसा है। वो उसके खिलाफ अपनी ताकत बना लेंगे और जल्द ही आपका स्प्रे उन पर बेअसर हो जाएगा। ऐसे सुपर माइट बनाने से बचना है तो हमेशा अपने रसायनों को घुमाएं, रोटेट करें। एक ही केमिकल ग्रुप का इस्तेमाल लगातार 2 बार कभी ना करें। फसल कटाई हो गई, लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सितंबर से दिसंबर का समय पिछले सीजन से सीखने और अगले सीजन के लिए और समझदारी से तैयारी करने का होता है। पत्तियां गिरने से ठीक पहले एक आखिरी बार जांच करें कि माइट की कितनी आबादी बची है। ये जानकारी अगले साल की प्लानिंग के लिए सोने की तरह कीमती है। फिर पत्तियां गिरने के बाद बाग की अच्छी तरह सफाई करें और सबसे जरूरी, अपने रिकॉर्ड्स निकालिए। इस साल क्या काम किया और क्या नहीं, इसका विश्लेषण करें। क्या स्प्रे जल्दी कर दिया या बहुत देर से? क्या जो दवा चुनी वो असरदार थी? यही विश्लेषण हमें हर साल बेहतर होने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने पूरे साल का चक्र देख लिया है। अब आखिर में चलिए इस सारे जानकारी को कुछ सरल सुनहरे नियमों में समेट लेते हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। ये वो गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है। पहला, फूलों के समय कभी स्प्रे ना करें, ये मधुमक्खियों के लिए मौत की सजा है। दूसरा, ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता, बताई गई मात्रा से ज्यादा खुराक कभी ना डालें। तीसरा, तेज धूप में स्प्रे करने से बचें, इससे पत्तों को नुकसान पहुंच सकता है। और चौथा, जैसा कि हमने पहले भी जोर दिया है, एक ही केमिकल को कभी भी ना दोहराएं। आखिर में सारी बात इन 3 चाबियों पर आकर टिकती है। इसे माइट प्रबंधन का अपना फॉर्मूला समझिए। नंबर 1, लगातार निगरानी। ये आपका पैसा और मेहनत दोनों बचाएगा। नंबर 2, संतुलित पोषण। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन से बचें, ये माइट के लिए एक खुले दावतनामे जैसा है। और नंबर 3, स्मार्ट स्प्रेइंग। सही समय पर, यानी सुबह या शाम को, और हमेशा अपने रसायनों को रोटेट करके स्प्रे करें। और ये हमें सबसे महत्वपूर्ण बात पर लाता है। सिर्फ रासायनिक दवाओं पर निर्भर रहना कोई रणनीति नहीं है, ये एक बंद गली है। असली और लंबे समय तक चलने वाला समाधान है समन्वित कीट प्रबंधन, यानी IPM। ये निगरानी, जैविक तरीकों और सिर्फ जरूरत पड़ने पर रसायनों के सही इस्तेमाल का एक स्मार्ट मिश्रण है। और यही वो रास्ता है जो आपके बाग को साल दर साल स्वस्थ और लाभदायक बनाए रखेगा।